दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी आर्थिक विकास की समझ का 5वां अध्याय उपभोक्ता अधिकार यानी कंज्यूमर्स राइट। दोस्तों इस अध्याय में आप पढ़ेंगे उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता आंदोलन क्या है, उपभोक्ता अधिकार क्या हैं, उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए, और साथ ही आप जानेंगे आईएसआई और एगमार्क क्या हैं और उपभोक्ता अधिकार आंदोलन को किस प्रकार आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र का अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार। दोस्तों ये जो संग्रह है उपभोक्ता न्यायालय के निर्णयों के कुछ नमूने दिए गए हैं और इन मामलों में लोग उपभोक्ता अदालत में क्यों गए थे। ये निर्णय इसलिए दिए गए हैं क्योंकि कुछ लोग न्याय पाने के लिए दृढ़ और संघर्षरत रहे, किस तरह वे न्याय को पाने के लिए तरसते रहे, और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये कि जब उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हुआ है तो विक्रेताओं से यथोचित व्यवहार प्राप्त करने के लिए वो अपने उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, गरीबों को मिलेंगी सस्ती दावें, गलत दवा देने से महिला की मौत, नीम हकीम के विज्ञापन पर सरकार को नोटिस, सुरक्षा की गारंटी के निहितार्थ, उपभोक्ताओं के विश्वास पर। तो ये सारे जो कटिंग हैं देख रहे हैं आप, ये उपभोक्ताओं के अधिकारों से संबंधित है। बिना डॉक्टर शुरू हो गया अस्पताल और प्रदूषित पानी। तो कुल मिलाकर ये जो सारे घटनाओं के हेडिंग्स हैं उसमें ये सारी चीज़ें उपभोक्ता न्यायालय के निर्णयों के कुछ समाचारों की ये जो हैं मॉडल्स हैं। दोस्तों बाजार में उपभोक्ता, आइए जानते हैं। बाजार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूप में होती है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक के रूप में हम पहले वर्णित कृषि, उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्र में कार्यरत हो सकते हैं। उपभोक्ताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली अंतिम वस्तुएं होती हैं, और हमने विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी नियम और नियंत्रण और इसके लिए उठाए गए कदमों की आवश्यकता के बारे में पढ़ा है। इसका महत्व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकता है जिस तरह साहूकारों द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दर से लोगों को बचाने के लिए नियमों और नियंत्रणों की जरूरत होती है। तो उपभोक्ता जो होता है वो एक प्रकार से उपभोक्ता ही नहीं वरन कहीं ना कहीं उत्पादक भी होता है, और उसे चाहे प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में या तृतीय क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो अपने आप को शामिल किए हुए होता है। दोस्तों पर्यावरण के लिए, सुरक्षा के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है। जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों के साहूकार, जिनके बारे में आपने पढ़ा था कि कर्जदार पर बंधन डालने के लिए तरह तरह के दाव पेच अपनाते हैं। सामयिक ऋण के कारण वे उत्पादक को उत्पाद निम्न दर पर बेचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वे स्वप्ना जैसी महिला को ऋण चुकाने के लिए अपनी ज़मीन बेचने को विवश कर सकते हैं, और इस प्रकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोगों को निम्न वेतन या बहुत कम वेतन पर काम करना पड़ता है, जो कि न्यायोचित नहीं होती हैं, और ये परिस्थितियाँ उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती हैं और उनका शोषण होता है। ऐसे शोषण को रोकने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमने नियमों और विनियमों की बात की है। ऐसी कई संस्थाएं हैं दोस्तों जिन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया है कि इन नियमों का अनुपालन हो, क्योंकि केवल नियम बनाने भर से नहीं, जब तक उनका अनुपालन नहीं होगा, उनका क्रियान्वयन नहीं होगा, तब तक उन नियमों की सार्थकता नहीं रह जाती है। दोस्तों बाजार में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्रायः स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में जब कोई शिकायत होती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। सामान्यतः उसकी प्रतिक्रिया होती है, आपने जो खरीदा है अगर वो पसंद नहीं तो कहीं और जाइए। मानो बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती है। उपभोक्ता आंदोलन, जिसके बारे में हम जानेंगे, इसी स्थिति को बदलने का एक प्रयास है। दोस्तों बाजार में शोषण कई रूपों में होता है। जैसे देखिए, कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाता है, जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तौलते हैं, या व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका या मिलावटी या दोषपूर्ण वस्तुएं बेच देते हैं। जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं और उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं या बिखरे हुए होते हैं तो बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं करता है।
जैसे ये स्थिति तब होती है जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही हों। अधिक पूंजी वाली शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार से चालाकीपूर्वक बाजार को प्रभावित कर सकती हैं। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए ये समय समय पर मीडिया या अन्य स्रोतों से गलत सूचना देते हैं। जैसे एक कंपनी ने ये दावा किया कि माता के दूध से हमारा उत्पाद बेहतर है। सर्वाधिक वैज्ञानिक उत्पादन के रूप में शिशुओं के लिए दूध का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक बेचा और कई वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद कंपनी को ये स्वीकार करना पड़ा कि झूठे दावे करते आ रही थी और इस तरह सिगरेट उत्पादक कंपनियों से ये बात मनवाने के लिए कि उनका उत्पाद कैंसर का कारण हो सकता है, न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। इसलिए उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर देखिए उन्होंने जानबूझकर इसे ऐसा बनाया कि कुछ महीनों में ये बेकार हो जाए ताकि मुझे नया खरीदना पड़े। यहाँ पर देखिए एक बालक कोई खिलौना लिए हुए है। इसके अलावा स्मोकिंग, सभी जानते हैं कि तंबाकू लोगों की जान लेता है, पर कौन कहे कि तंबाकू कंपनियों को तंबाकू बेचने की छूट नहीं देनी चाहिए और यही पूंजीवाद है। दोस्तों, उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों में शामिल होते थे। बाजार में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। लंबे समय तक जब एक उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड उत्पाद या दुकान से संतुष्ट नहीं होता था, सामान्यतः वह उस ब्रांड या उत्पाद को खरीदना बंद कर देता था या उस दुकान से खरीदारी करना बंद कर देता था और ये मान लिया जाता था कि ये उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि एक वस्तु या सेवा को खरीदते समय वो सावधानी बरते। संस्थाओं को लोगों को जागरूकता लाने में भारत में पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए और इसने वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर ही डाल दिया। भारत में सामाजिक बल के रूप में जो उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ हुआ। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों और खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बृहत स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन करने लगी। उन्होंने सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़भाड़ और राशन दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर नज़र रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया और हाल में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप ये आंदोलन बृहत स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। दोस्तों, 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया और ये उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून बनाया गया, जो COPRA के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। आइए जानते हैं उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है। दोस्तों, 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाने के लिए राष्ट्रों के लिए और ऐसा करने के लिए अपनी सरकारों को मजबूर करने के लिए उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूह के लिए एक हथियार था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना और आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 115 से भी अधिक देशों के 220 संस्थाओं का एक संरक्षक संस्था बन गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंज्यूमर्स फोरम, ये दिल्ली हेड ऑफिस है। कंज्यूमर फोरम उपभोक्ता शिकायत केंद्र है। तो किस प्रकार से उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए ये संस्थाएं बनी हैं, आइए जानते हैं दोस्तों उपभोक्ता अधिकारों के बारे में। सुरक्षा सबका अधिकार है। देखिए यहाँ पर एक हम केस स्टडी पढ़ेंगे, रेजी का कष्ट। रेजी मैथ्यू कक्षा 9 का एक स्वस्थ लड़का केरल के एक निजी चिकित्सालय में टांसिल निकलवाने के लिए भर्ती हुआ। एक ENT सर्जन ने सामान्य बेहोशी की दवा देकर टांसिल निकालने के लिए ऑपरेशन किया और अनुचित बेहोशी के कारण रेजी के दिमाग में असामान्यता के लक्षण आ गए, जिसकी वजह से वो जीवन भर के लिए अपंग हो गया। उसके पिता ने सेवा में चिकित्सा की गलती और लापरवाही के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में 5 लाख के मुआवजे का दावा किया। राज्य समिति ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया कि सबूत पर्याप्त नहीं है। रेजी के पिता ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में पुनः अपील की और मामले की जांच करने के बाद
राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल को चिकित्सा में लापरवाही का दोषी पाया और हर्जाना देने का निर्देश दिया। दोस्तों, रेजी की व्यथा या रेजी का दुख ये साबित करता है कि कैसे एक अस्पताल में चिकित्सकों और कर्मचारियों द्वारा बेहोश करने में लापरवाही के कारण एक छात्र जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाता है। जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें, और ऐसी बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए, प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है जो यदि खराब हो तो भयंकर दुर्घटना का कारण हो सकता है। सेफ्टी वाल्व के निर्माता को इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। आपको सार्वजनिक या सरकारी कार्रवाइयों को देखकर ये सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया जा रहा है या नहीं। फिर भी हमें बाजार में निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त होते हैं क्योंकि इन नियमों का पर्यवेक्षण उचित रूप से नहीं हो रहा है और उपभोक्ता आंदोलन भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। आइए देखते हैं वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी। जब आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियां होती हैं। ये जानकारियां उस वस्तु के अवयव, मूल्य, बैच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में होती हैं। जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो दवा के उचित प्रयोग के बारे में निर्देश और उस दवा के प्रयोग के अन्य प्रभावों और खतरों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप वस्त्र खरीदेंगे तो धुलाई संबंधी निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे नियम क्यों बनाए गए हैं कि वस्तु बनाने वाले को ये जानकारियां देनी पड़ती हैं? दोस्तों, ये इसलिए कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। तब उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत कर सकता है, मुआवजा पाने या वस्तु बदलने की मांग कर सकता है। उदाहरण के लिए देखा जाए दोस्तों, तो उदाहरण के लिए यदि हम एक उत्पाद खरीदे हैं और उसके खराब होने की अंतिम तिथि के पहले ही वो खराब हो जाता है तो हम उसे बदलने के बारे में कह सकते हैं। यदि वस्तु खराब होने की अंतिम समय सीमा उस पर नहीं छपी है तब विनिर्माता दुकानदार पर आरोप लगा देगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा। यदि लोग अंतिम तिथि समाप्त हो गई दवाओं को बेचते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, और इस तरह से कोई व्यक्ति प्रिंटेड मूल्य से अधिक मूल्य पर कोई वस्तु बेचता है तो भी उसका विरोध और शिकायत कराया जा सकता है। ये जो अधिकतम खुदरा मूल्य या एमआरपी के द्वारा इंगित किया हुआ होता है। वस्तुतः उपभोक्ता विक्रेता से अधिकतम खुदरा मूल्य से कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोल भाव कर सकते हैं। दोस्तों, आज सरकार द्वारा प्रदान की गई विविध सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बना दिया गया है, और 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया था जो आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना पाने के अधिकार के नाम से जाना जाता है, जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। आरटीआई एक्ट के प्रभाव को निम्नलिखित केस द्वारा समझा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, इंतजार। अमृता नाम की एक इंजीनियरिंग स्नातक ने नौकरी पाने के लिए अपने सभी प्रमाण पत्रों को जमा करने और इंटरव्यू देने के बाद भी सरकारी विभाग से कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं किया। कर्मचारियों ने भी उसके प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार किया, तो उसने एक्ट का प्रयोग करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि एक उचित समय तक परिणाम की जानकारी पाना उसका अधिकार था, जिनसे कि वो अपने भविष्य की योजना बना सके। उसको न केवल रिजल्ट की घोषणा में देरी के कारणों के बारे में सूचित किया गया, बल्कि उसको नियुक्ति के लिए बुलावे का पत्र मिल गया क्योंकि उसने इंटरव्यू अच्छा दिया था। दोस्तों, इसके अलावा चयन के अधिकार का उल्लंघन, तो ये घटना पहले पढ़ लेते हैं। पैसे लौटाए गए। अंसारी नगर के अभिरामी नामक एक छात्र ने दिल्ली में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए क्षेत्रीय कोचिंग संस्थान में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में नामांकन कराया। पाठ्यक्रम में भाग लेने के समय पूरे 2 वर्ष अध्ययन के लिए करीब 61,020 रुपये जमा किए, लेकिन उसने ये पाया कि पढ़ाई का स्तर वहाँ ठीक नहीं है, इसलिए उसने साल के अंत में पाठ्यक्रम को छोड़ देने का निश्चय किया। जब उसने 1 साल का पैसा लौटाने की बात की तो उसे मना कर दिया गया। जब उसने जिला उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा दायर किया तो न्यायालय ने संस्था को यह कहते हुए 28,000 रुपया लौटाने का आदेश दिया कि छात्रा को चुनने का अधिकार है। संस्थान ने पुनः राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की। राज्य उपभोक्ता आयोग में जिला न्यायालय के निर्देश को सुरक्षित रखते हुए आगे संस्थान को बेकार की अपील करने के लिए 25,000 का दंड लगाया गया। उसने संस्थान को 7,000 रुपये मुआवजे और याचिका खर्च के रूप में
छात्रा को देने को कहा। राज्य आयोग ने सभी शिक्षा संस्थानों और व्यावसायिक संस्थानों को विद्यार्थियों से पूरे साल की फीस की एडवांस में लेने से भी मना किया और आयोग के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंड शुल्क भरना पड़ सकता है, साथ ही जेल भी हो सकती है। तो इस घटना से हम क्या समझते हैं दोस्तों, किसी भी उपभोक्ता को जो किसी सेवा को प्राप्त करना चाहता है, चाहे वह किसी आयु या लिंग का हो, किसी तरह की सेवा प्राप्त करता हो, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार यानी राइट टू चूज होगा। आप एक दंतमंजन खरीदना चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि वह केवल दंतमंजन तभी बेचेगा जब आप दंतमंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। अगर आप ब्रश खरीदने की इच्छुक नहीं हैं तब भी आपके चुनने के अधिकार का उल्लंघन हुआ। ठीक इसी तरह कभी कभी जब आप नया गैस कनेक्शन लेते हैं तो गैस डीलर उसके साथ एक चूल्हा भी लेने के लिए दबाव डालता है और इस प्रकार कई बार हमें उन वस्तुओं को खरीदने के लिए दबाव डाला जाता है जिनको हम खरीदने की इच्छा बिल्कुल नहीं रखते और आपके पास चुनाव के लिए कोई विकल्प नहीं होता है। इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। रैजी का हमने मामला देखा, मैथ्यू का और अभिरामी के, तो ये उदाहरण हैं जिनमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की अवहेलना हुई थी और ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे देश में घटित होती हैं। और इस स्थिति में इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। देखिए, उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है और इस कार्य को पूरा करने के लिए वो एक आसान और प्रभावी जनप्रणाली बनाने की आवश्यकता है। दोस्तों, उपायुक्त उपभोक्ता केंद्र के सम्मुख अपनी उपभोक्ता जो सक्षम उपभोक्ता केंद्र के सम्मुख अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, स्वयं किसी वकील के साथ अथवा वकील की सेवा के बिना। दोस्तों, कैसे एक पीड़ित व्यक्ति अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। अब हम श्री प्रकाश के मामले को लेते हैं। इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गांव एक मनी ऑर्डर भेजा। उनकी बेटी को जब इन पैसों की ज़रूरत थी तब पैसे नहीं मिले, यहाँ तक कि महीनों के बाद भी नहीं पहुँचे। प्रकाश ने नई दिल्ली के एक जिला स्तर के उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने जो कदम उठाए वे सभी विस्तार से नीचे दिए जा रहे हैं। देखिए, अपनी बेटी के लिए प्रकाश मनी ऑर्डर भेजने पोस्ट ऑफिस जाते हैं। प्रकाश को ये पता चलता है कि रुपए उसकी बेटी को नहीं मिले हैं। उसके बाद तीसरे चरण पे प्रकाश ने पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के बारे में पूछताछ की। पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रकाश के प्रश्नों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। फिर प्रकाश क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सलाह लेने जाते हैं। उसके बाद एक नज़दीकी उपभोक्ता अदालत में वो मुकदमा दर्ज करते हैं और अदालत के ऑफिस से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते हैं। अदालत दूसरे पक्ष को नोटिस भेजती है। जब ये अदालत मुकदमे पर स्वयं बहस करते हैं, अदालत के जज दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं और पीड़ित पक्ष तथा दूसरे पक्ष दोनों की दलीलें सुनते हैं और जब अदालत का फैसला जज साहब सुनाते हैं। तो देखिए, ये पूरी प्रक्रिया है किस तरह से एक उपभोक्ता अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए अदालत जा सकता है। दोस्तों, भारत में उपभोक्ता आंदोलन विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की है जिनको कि सामान्यतः उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद कहा जाता है। ये उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करती हैं कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराएं। बहुत से अवसरों पर ये उपभोक्ता अदालत में किसी व्यक्ति विशेष या उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। ये स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। देखिए, यदि आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं तो आपने निवासी कल्याण संघ का नाम पट्ट अवश्य देखा होगा। यदि उसके किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यावसायिक कार्रवाई होती है तो उनकी तरफ से संस्था के मामले देखती है। कोपरा यानी जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, उसके अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। जिला स्तर का न्यायालय जो होता है दोस्तों, उसमें जिला केंद्र भी कहते हैं और 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। राज्य स्तरीय अदालत जो होती है, जिसको राज्य आयोग कहते हैं, ये 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामले, और राष्ट्रीय स्तर की अदालत होती है 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमों को देखती है। और यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता राज्य स्तर के न्यायालय में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में अपील कर सकता है। तो इस प्रकार अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में
उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमको समर्थ बनाया है। यहाँ पर देखिए, जागो ग्राहक जागो, इंश्योर कंज्यूमर राइट्स टू हेल्दी इन्वायरमेंट एज अगेंस्ट एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें कंज्यूमर्स के अधिकार हैं कि उसे एक जो है स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और जो है शांत वातावरण मिले। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? दोस्तों, जब हम विभिन्न वस्तुओं और सेवाएं खरीदते हैं तो उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति हम सचेत होंगे, तब हम अच्छे और बुरे में फर्क करने और श्रेष्ठ चुनाव करने में सक्षम होंगे। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत होती है। और हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत कैसे हों? तो यहाँ पर देखिए, आप विज्ञापन देख सकते हैं। यहाँ पर जागो ग्राहक जागो का जो विज्ञापन है, कोपरा अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले के अलग विभागों को स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा की है। आप जो विज्ञापन देख चुके हैं वह एक उदाहरण है जिसके द्वारा सरकार कानूनी प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को अवगत कराती है, जिसका वो प्रयोग करें। और इसका जो विज्ञापन है वो टेलीविज़न चैनलों पर भी दिखाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए किस तरह से ISI और एगमार्क हैं। यहाँ पर विभिन्न वस्तुएं खरीदते समय आपने आवरण पर लिखे अक्षरों ISI, एगमार्क या हॉलमार्क के शब्द चिन्ह और लोगो देखा होगा। जब उपभोक्ता कोई वस्तु या सेवा खरीदता है तो ये शब्द चिन्ह और लोगो प्रमाणक चिन्ह उन्हें अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। ऐसे संगठन जो कि अनुवीक्षण और प्रमाण पत्रों को जारी करते हैं, उत्पादकों को उनके द्वारा श्रेष्ठ गुणवत्ता पालन करने की स्थिति में लोगो प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। यद्यपि ये संगठन बहुत से उत्पादों के लिए गुणवत्ता का मानदंड विकसित करते हैं, लेकिन सभी उत्पादकों का इन मानदंडों का पालन करना जरूरी नहीं होता है। फिर भी कुछ उत्पाद जो उपभोक्ता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, वे इनका प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है, जैसे LPG सिलेंडर, खाद्य रंग, उसमें प्रयुक्त सामग्री, सीमेंट, बोतल बंद पेयजल। इन उत्पादनों के लिए ये अनिवार्य होता है कि उत्पादक इन संगठनों से प्रमाण पत्र प्राप्त करें। दोस्तों, इसके अलावा उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में देखते हैं। दोस्तों, 24 दिसंबर भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1986 के इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। भारत उन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय है। और भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूहों की संख्या और उनकी कार्यविधियों के मामले में कुछ तरक्की की है। आज देश में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं, जिनमें से केवल 20-25 ही अपने कार्यों के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त हैं। फिर भी उपभोक्ता निवारण जटिल प्रक्रिया, खर्चीली और बहुत अधिक समय लेने वाली है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमे जो होते हैं अदालती कार्रवाई में शामिल होने वाले और आगे बढ़ने में काफ़ी समय लेते हैं। अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद दी जाती है। ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता है, क्योंकि कुछ मामलों में रसीद नहीं दी जाती है। इसके अलावा बाजार में अधिकांश खरीदारियां छोटे फुटकर दुकानों से की जाती हैं। दोषयुक्त उत्पादों से पीड़ित उपभोक्ताओं की क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर मौजूदा कानून भी बहुत स्पष्ट नहीं है। कोपरा के अधिनियम के 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी भारत में उपभोक्ता ज्ञान बहुत धीरे धीरे फैल रहा है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों के लागू होने के बावजूद खास तौर से असंगठित क्षेत्र में ये कमज़ोर हैं और इस प्रकार बाजारों के कार्य करने के लिए नियम और विनियमों का प्रायः पालन नहीं होता है। फिर भी उपभोक्ताओं को अपनी भूमिका और अपना महत्व समझने की ज़रूरत है। ये अक्सर कहा जाता है कि उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हो सकता है। इसके लिए स्वैच्छिक प्रयास करने की और सबकी साझेदारी से मिलजुल कर संघर्ष करने की ज़रूरत है। तब जाकर उपभोक्ता अधिकारों का पूरी तरह से हम उपभोग कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र का 5वां अध्याय, उपभोक्ता अधिकार। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।